हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन केमिस्ट्री इनसाइट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चर फार्मूला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को एंड इस टॉपिक को भी। ठीक है, आपको इससे रिलेटेड आपको कुछ सॉल्व एग्जांपल्स एंड अनसॉल्व एग्जांपल्स, आपको अनसॉल्व आपका प्रॉब्लम्स दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, वहाँ से आप डाउनलोड करके एंड उसको बनाइएगा। और जो भी किसी भी तरह की दिक्कत आपको होगा तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको वीडियो के स्टार्टिंग में प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, और आप हमारे फेसबुक पे या फिर आपका टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे आप ज्वाइन हो सकते हैं मेरे से। ठीक है, आपको लिंक उसके भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं इस चीज़ को कि आपका ये एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चर फार्मूला होता क्या है। समझिए, जैसे मान लीजिए हम किसी मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। ठीक है ना, कोई मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं और मॉलिक्यूल्स आपका ले लेते हैं, ऐसा बेंजीन ले लेते हैं। ठीक है, बेंजीन ले लेते हैं। बेंजीन का नाम सुने हैं क्लास 10th में। ठीक है ना, तो बेंजीन का अगर मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करूँ तो C6H6 होता है। ठीक है ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला ये आपका क्या हो गया, जबका MF हो गया। और अगर मैं एम्पिरिकल फार्मूला की बात करूँ तो CH होता है इसका एम्पिरिकल फार्मूला। और अगर मैं स्ट्रक्चरल फार्मूला की बात करूँ तो कुछ इस तरह का होता है आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपका हो गया बेंजीन का स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे कार्बन होगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो आप इस तरह से देखिए कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ये हो गया, एम्पिरिकल फार्मूला ये हो गया और स्ट्रक्चरल फार्मूला ये हो गया। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या इंप्लाइज करता है जी, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इंप्लाइज करता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द constituent elements present in the molecule। ठीक है, मॉलिक्यूल में एक्चुअल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो प्रेजेंट होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स जो प्रेजेंट होगा उसके बारे में आपको बताता है। ठीक है, और एम्पिरिकल फार्मूला की बात करेंगे तो सिंपलेस्ट रेशियो बताता है आपका, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, है ना। सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम बताता है आपका जो आपका मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। और SF की बात करेंगे स्ट्रक्चर फार्मूला की, तो ये आपका बताता है जी आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम्स इन 3D स्पेस। ठीक है, तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी भी कंपाउंड का वो क्या बताता है जी आपका, तो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। मतलब मॉलिक्यूल में कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, उस एलिमेंट का जो नंबर ऑफ एटम्स होगा उसका एक्चुअल नंबर बताता है। जैसे देखिए आपका ये बेंजीन था। ठीक है ना, बेंजीन था, तो बेंजीन में आपका क्या होगा, आपका ये क्या बता रहा है कि ये आपका बता रहा है कि 6 एटम जो आपका होगा वो होगा किसका जी, आपका कार्बन का। ठीक है ना, और 6 एटम जो होगा वो किसका आपका होगा, हाइड्रोजन का। तो यही चीज़ आपको बताया। और ये क्या बताया, सिंपलेस्ट रेशियो बताया ना, कि मतलब कार्बन एंड हाइड्रोजन का जो एटम का रेशियो होगा वो आपका क्या होगा, 1:1 होगा, वो ये बताता है। और यहाँ पे ये क्या बताता है आपका जी, स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या बताता है, तो वो रिप्रेजेंटेशन बताता है, 3D रिप्रेजेंटेशन बताता है। मतलब आपका स्पेस में किस तरह से ये एटम्स क्या है, ओरिएंट है, रिप्रेजेंटेड है, इसके बारे में बताता है। ठीक है, क्लियर है। तो आप बेंजीन के फॉर्मूला से आप इस तरह समझ गए। और भी आप बहुत सारे आपके सामने में एग्जांपल्स हो सकते हैं जिसको देख करके आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एक और आपको एग्जाम्पल लेकर के दिखाते हैं। ठीक है ना, इसको नोट करिए जल्दी से। देखिए, हम बात करते हैं डाइबोरेन की। डाइबोरेन जो होता है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है ना, वो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है आपका B2H6। यही होता है आपका डाइबोरेन। ठीक है ना, डाइबोरेन उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है आपका जी, B2H6। और अगर एम्पिरिकल फार्मूला की बात करेंगे तो रेशियो निकाल दीजिए 2 और 3 की, तो क्या आपका होगा जी, 1:3 आएगा ना, तो मतलब BH3 आपका हो गया एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है ना, और स्ट्रक्चर फार्मूला की बात करेंगे तो इसका बहुत ही अच्छा सा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बनाना शेप भी बोलते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल बनाना शेप का होगा, इस तरह का बॉन्ड एक बनेगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, और ये कुछ इस तरह से आपका क्या होता है, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। ठीक है ना, तो यही आपका हो गया जी डाइबोरेन का स्ट्रक्चर हो गया। तो डाइबोरेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो गया। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या बता रहा है आपका कि इसमें 2 ठो बोरोन होगा और 6 आपका क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे बोला जा रहा है एम्पिरिकल फार्मूला में 1:3, मतलब एटॉमिक रेशियो की बात करेंगे तो क्या होगा 1:3 रहेगा। और स्ट्रक्चर फार्मूला तो आप देख पा रहे हैं
कुछ इस तरह का है, ठीक है ना, क्लियर है। तो यही आपका क्या होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला और स्ट्रक्चर फार्मूला बताता है। एमएफ मीन्स मॉलिक्यूलर फार्मूला, ईएफ मीन्स एम्पिरिकल फार्मूला और एसएफ मीन्स आपका क्या स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो इसको जल्दी से आप लोग नोट करिए। अब हम लोग चलेंगे कि कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए आपको इसके बारे में, जैसे स्ट्रक्चरल फार्मूला की बात कर रहे हैं तो इसके बारे में डिस्कशन जो है ना हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में करेंगे, सीबी केमिकल बॉन्डिंग में करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग फुल डिटेल्स में करेंगे सारे कंपाउंड्स का कि स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ किया जाता है। बाकी बात इन दोनों का डिस्कशन हम लोग इसी मोल कॉन्सेप्ट के चैप्टर में करेंगे और आज के इसी वीडियो में लोग करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला का डिस्कशन, ठीक है ना। तो इसको जल्दी से नोट करिए। हम लोग अब मेथड सीखेंगे कि किस तरह से किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला या फिर एम्पिरिकल फार्मूला को कैलकुलेट करते हैं और क्या कुछ दोनों में रिलेशन होता है, इसको भी क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे। इसको नोट कीजिए, आगे प्रोसीड। हम बात करते हैं रिलेशनशिप की, रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में क्या रिलेशन होता है उस चीज़ को देखते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, एम एफ इक्वल टू होता है एन टाइम्स ऑफ ई एफ, ठीक है ना। मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू क्या होता है एन टाइम्स ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। और यहाँ पे एन है क्या जी, तो इसको देखिए, तो ये एन जो होता है ना वो क्या होता है आपका जी मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास, क्लियर है। अब यहाँ से देखिए तो आपका क्या होगा, ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए आपको पता है मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है बेंजीन का, ठीक है, C6H6 होता है, बेंजीन की बात करते हैं, ठीक है ना। और उसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है आपका जी, तो वो आपका क्या होता है CH होता है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए तो क्या आपको बताएं कि ये जो आपका क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला जो आपका वो एम्पिरिकल फार्मूला से, देख लीजिए ध्यान से, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है आपका वो एम्पिरिकल फार्मूला से n टाइम्स है आपका, है ना। अब ये आपका n निकालना पड़ेगा, तो n जो आपका हो जाएगा वो क्या आपका हो जाएगा जी, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ C6H6 और डिवाइडेड बाय, मतलब C6H6 नहीं बेंजीन लिख देते हैं यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे एम्पिरिकल मास ऑफ बेंजीन, ठीक है ना। तो चलिए मॉलिक्यूलर मास आपका क्या होगा बेंजीन का, देखिए तो ध्यान से, आपका कितना 12 को 6 से मल्टीप्लाई करके कितना आपका हो गया जी 72 और 6 आपका 78, तो 78 हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे एम्पिरिकल मास निकालते हैं तो कितना आ गया, इसका 12 और इसका आपका क्या होगा 1, तो कितना आएगा 13, तो मतलब 6 आ गया, एन का वैल्यू 6 आ गया ना। तो अब देखिए तो आपका क्या होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला जो निकालेंगे कितना 6 टाइम्स ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। अगर मान लीजिए मुझे नहीं पता होता बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको एम्पिरिकल फार्मूला पता होता बेंजीन का तो क्या होगा आपका जी CH था ना, तो क्या आपका हो जाएगा C6H6, इस तरह का हो गया आपका जी मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्लियर है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका निकल गया इस तरह से, आप इस तरह से क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। यही आपका क्या होता है इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, इसको ध्यान में रखना है आपको, ये आपका रिलेशन को ध्यान में रखना है, बहुत जगह आपका काम आएगा ये, ठीक है ना, बहुत जगह ये आपका क्या होगा काम आएगा, ठीक है। और आपको बहुत बार ऐसा होगा, बहुत बार आपको ऐसा बता देते हैं कि बहुत बार ऐसे कंपाउंड है जिनके एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों सेम होते हैं, ठीक है ना। और बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है जिसमें आपका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं होता है। तो जिस कंडीशन में आपका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा तो उस कंडीशन में एन का वैल्यू आपका क्या होगा 1 आएगा, क्योंकि दोनों का आपका क्या होगा मास भी सेम होगा। तो ऐसा बोल सकते हैं इफ n इक्वल टू 1 देन MF इक्वल टू EF, है ना। ऐसे कंडीशन में आपका क्या होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला दोनों का दोनों सेम होगा। ऐसा बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे बात करते हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है ना आपका कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो इसमें आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही आपका होगा, ठीक है, और एम्पिरिकल फार्मूला भी आपका क्या होगा यही होगा, ठीक है ना। मैं बात करता हूँ H2O की, वाटर की बात करता हूँ, तो वाटर की केस में देख लीजिए आपका क्या होगा H2O होता है ना। तो यही आपका क्या होगा जी मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला भी हो जाएगा आपका
तो EF भी हो जाएगा, इंपीरिकल फॉर्मूला भी, और यही आपका क्या होगा, मॉलिकुलर फॉर्मूला भी हो जाएगा। क्लियर है? तो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है जहाँ पे आपको क्या होगा, इंपीरिकल फॉर्मूला मॉलिकुलर फॉर्मूला दोनों को दोनों सेम मिलेंगे, बट बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है जहाँ पे सेम नहीं मिलेंगे। एक और एग्जांपल आप देख लीजिए जहाँ पे सेम नहीं होते हैं। ठीक है, ये तो आप देख लीजिए कि सेम वाला बात हो गया। जैसे मैं बात करूँ ग्लूकोज की बात करता हूँ, तो ग्लूकोज का आपका मॉलिकुलर फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, C6H12O6 ऐसा होता है। लेकिन अगर मैं इसके इंपीरिकल फार्मूला की बात करूं तो क्या होगा, देखिए तो सबका सिंपलेस्ट रेशियो निकाल देती है। यहाँ पे आपका क्या होगा, 6 12 6, इसका रेशियो निकाले तो 1 to 1 आएगा, मतलब CH2O ऐसा आएगा। ठीक है ना, CH2O ऐसा आएगा आपका इंपीरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि इंपीरिकल फार्मूला को देख करके कभी पता नहीं कर पाएंगे आप कि किस कंपाउंड का है, उसके लिए आपको ये सब डाटा होगा दिया हो तभी आप पता कर पाएंगे। मॉलिकुलर फार्मूला एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है कंपाउंड के बारे में, इंपीरिकल फार्मूला से आप नहीं मालूम कर पाएंगे कि कौन सा कंपाउंड है। अब जैसे एक और चीज़ आपको बताते हैं, ये आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से, मैं थोड़ा सा इरेज करके आपको दिखाता हूँ। बहुत सारे डिफरेंट ऐसे कंपाउंड है ना जिनके मॉलिकुलर फार्मूला इंपीरिकल फार्मूला सेम हो सकते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है जिनके इंपीरिकल फार्मूला सेम हो सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इन बातों को, मैनी मोर compounds having same EF but molecular formula are different, है ना। मैनी मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम इंपीरिकल फॉर्मूला, लेकिन आपका क्या होगा जी, उसका मॉलिकुलर फॉर्मूला डिफरेंट होगा। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, जैसे हम बात करते हैं C2H2 की, ये आपका क्या होता है, इथाइन होता है। आपको ध्यान में होगा, क्लास 10th पढ़े हैं तो वहाँ पे पढ़े होंगे इथाइन आपको ध्यान में होगा। ठीक है ना, तो C2H2 क्या होता है, इथाइन होता है, और C6H6 आपका क्या होता है, बेंजीन होता है। तो ये मैंने क्या लिखा है, दोनों का मॉलिकुलर फॉर्मूला लिखा है, लेकिन दोनों का इंपीरिकल फॉर्मूला की बात करेंगे तो क्या होगा, 1:1 ना, तो CH आएगा, है ना। ठीक है, इंपीरिकल फॉर्मूला ये निकल के आएगा, इसका भी इंपीरिकल फॉर्मूला निकालेंगे तो आपका क्या होगा, यही आएगा। तो दोनों केस में आपका क्या होगा, इंपीरिकल फॉर्मूला आपका वो CH ही आया ना। तो क्या CH देखेंगे फर्स्ट टाइम आप देखेंगे तो क्या आपको पता चलेगा कि ये CH जो है इंपीरिकल फॉर्मूला जो किसका है, इथाइन का है या फिर आपका इसका है ना। आप नहीं जज कर पाएंगे कि ये किसका है। तो यही बस बात आपको बताना चाह रहा हूँ मैं कि यहाँ पे ऐसा चीज़ होता है, ऐसा कुछ होता है कि मतलब कहने का सेंस है कि इंपीरिकल फॉर्मूला वो दो से डिफरेंट कंपाउंड का भी सेम हो सकता है, लेकिन आपका क्या होगा, मॉलिकुलर फॉर्मूला डिफरेंट है। एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा, कई बार ऐसा होता है ना कि मॉलिकुलर फॉर्मूला भी क्या होता है, दो डिफरेंट कंपाउंड का सेम होता है ना। ध्यान में रखिएगा, इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा कि मॉलिकुलर फॉर्मूला भी क्या होता है ना, आपका डिफरेंट कंपाउंड्स का सेम होता है। तो एक्चुअल जो पता चलेगा कि कौन सा कंपाउंड है तो वो स्ट्रक्चर से पता चलता है, मतलब डिफरेंट कंपाउंड का डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा, इस बात को ध्यान में रखना है। मे भी कई बार ऐसा होगा कि आपका डिफरेंट कंपाउंड का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो सकता है, उन बातों को मैं भी लिख देता हूँ। ठीक है, ये बात तो यहाँ के लिए तो सही है कि इंपीरिकल फॉर्मूला से हम लोग अगर रिलेट किए थे, है ना, इंपीरिकल फॉर्मूला से रिलेट किए थे तो उस कंडीशन में यहाँ पे लिख दिया आपका मैनी मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम इंपीरिकल फॉर्मूला। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके सेम इंपीरिकल फॉर्मूला होते हैं बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उनके डिफरेंट्स होते हैं। अब अलग अलग कंपाउंड है तो अलग अलग कंपाउंड के लिए ऐसा केस हो जाएगा। ठीक है ना, और भी नेक्स्ट आपका बात मैं लिख देता हूँ, ध्यान रखिए इस चीज़ को। ठीक है ना, देख लीजिए many more compounds may have same molecular formula but different structural formula। ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होंगे लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट होगा। तो बस मेन मुद्दा आपका यही है, अगर आपको डिफरेंट कंपाउंड पहचानना है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, आपका डिफरेंट होना चाहिए। ये मेन चीज़ हो गया, है ना। आप सिर्फ और सिर्फ इंपीरिकल फॉर्मूला देख करके कंपाउंड नहीं पहचान सकते हैं, और आप सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख करके कंपाउंड नहीं पहचान सकते हैं। कहने का सेंस है कि आपको कंपाउंड के बारे में सही रूप में आइडिया करना है कि कौन सा कंपाउंड है, तो उसके लिए आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जानना होगा। अब चलिए इसको एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ। ठीक है, देख लीजिए C2H6O ये कंपाउंड हम लोग ले लिए हैं ना, C2H6O। अब ये आपसे पूछेंगे कि ये कौन सा कंपाउंड है बताइए, तो कोई स्टूडेंट बोलेंगे कि सर ये अल्कोहल है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो ये बन गया अल्कोहल, और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं CH3O तो ये बन गया ईथर, है ना। ये आपका हो गया
अल्कोहल, ठीक है। तो देख लीजिए ये आपका क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था, ठीक है, ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था। तो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से देखिए दो अलग अलग आ गया ना आपका, एक आपका क्या हुआ अल्कोहल आ गया और दूसरा आपका क्या हो गया ईथर आ गया। तो ये कैसे पता चला, तो ये स्ट्रक्चर से पता चला। कैसे स्ट्रक्चर से पता चला, तो देखिए अगर मैं अल्कोहल की बात करूंगा तो अल्कोहल के केस में क्या होगा, थोड़ा सा मैं ऊपर इरेज करके फिर इसको दिखाता हूं। आपके सामने आपका क्या है, ये C2H6O है ना। तो ये आपका क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, लेकिन मैं इसे बोल रहा हूँ कि ये आपका दो अलग अलग कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। एक आपका अल्कोहल का है, तो अल्कोहल कैसे होगा, अगर मैं C2H6O है ना, तो C2H6O को अगर मैं कुछ इस तरह से अरेंज कर दूँ, है ना, इस तरह से अरेंज कर दूँ, तो देखिए तो OH के आने से क्या आपका हो गया, ये अल्कोहल बन गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, अल्कोहल बन गया। और अगर मैं ऐसे करके अरेंज कर दूं, ऐसे करके अरेंज कर दूं, ठीक है, इस तरह से अरेंज कर दूं, तो ऐसे कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, ये क्या बन गया, आपका ईथर बन गया। तो ये किस कारण से हुआ, स्ट्रक्चर के डिफरेंट होने के कारण से हुआ। और दोनों आपका क्या अलग अलग स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर में इसका कनेक्शन ऑफ एटम्स किस तरह से क्या है, कनेक्टेड है 3D स्पेस में। तो ये आपका ऑक्सीजन किनारे वाले कार्बन से कनेक्टेड था, तो ऐसे कंडीशन में अल्कोहल बना, और ये ऑक्सीजन साइड वाले दोनों के मतलब कहने का सेंस से बीच में आपका कनेक्टेड हो गया दोनों कार्बन से, तब बन गया आपका ईथर। तो यही चीज़ है कि आपका क्या होगा, कंपाउंड के बारे में एक्चुअली आइडिया आपको कौन बताएगा जी, आपका स्ट्रक्चर फार्मूला। ध्यान रखिएगा आपका स्ट्रक्चर फार्मूला एक्चुअली में आइडिया बताएगा, लेकिन इंपीरिकल फार्मूला को देख करके आप मिस्टेक हो सकते हैं, मतलब मिस्टेक आपको हो सकता है कि आपका ये कौन सा कंपाउंड का है, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर फार्मूला को भी देखकर कई बार मिस्टेक हो सकता है आपसे कि कौन सा कंपाउंड है, लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला आपका क्या है, एक्यूरेट चीज़ है, वो आपका एक्यूरेट चीज़ बताता है। क्लियर है, 100% क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं कुछ क्वेश्चन पे कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे इंपीरिकल फार्मूला को एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला को, ठीक है। इसको इरेज करता हूँ मैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रियली में बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको बस समझना है तो आप कर लेंगे क्वेश्चन को, ठीक है ना। ये क्या बोला जा रहा है, बोला फाइंड द इंपीरिकल फार्मूला EF मींस आपका इंपीरिकल फार्मूला ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड। क्रोमियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया होगा तो क्रोमियम ऑक्साइड बनाएगा। उसमें बोला जा रहा है विच कंटेन्स 68.4% ऑफ क्रोमियम, और जिसमें आपका क्या होगा जी 68.4% क्या होगा, क्रोमियम होगा प्रेजेंट में, ठीक है ना। क्लियर है, बस यही चीज़ है। अब यहाँ से क्या बोला जा रहा है आपका, इसका इंपीरिकल फार्मूला निकालने के लिए। तो इसका इंपीरिकल फार्मूला कैसे निकालेंगे जी, ध्यान से देखिएगा। क्रोमियम का कितना परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ Cr जो है वो कितना आपका 68.4% है, ठीक है ना। और ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होगा आपका जी, तो आपका क्या है 100 में से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो कितना आपका हो जाएगा 31.6%। क्लियर है, बस ये चीज़, मतलब अगर मान लीजिए कंपाउंड का मास 100 ग्राम होगा तो उसमें से आपका क्या होगा, क्रोमियम का मास कितना हो जाएगा 68.4 ग्राम, और ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा 31.6 ग्राम हो जाएगा। बस सिंपल है। यहाँ पे देख लीजिए, लेट कर लीजिए, लेट मास ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू कितना 100 ग्राम, तो क्या होगा मास ऑफ Cr इक्वल टू कितना हो जाएगा 68.4 ग्राम, और आपका क्या होगा मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 31.6 ग्राम। एकदम क्लियर है। अब इतना हो गया ना, तो अब आपको क्या करना है, अब देखिए आपको क्या होगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला या इंपीरिकल फार्मूला निकालने के लिए एटॉमिक रेशियो निकालना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए आपका क्या होगा कि जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं ऐसा Na2O सोडियम ऑक्साइड, तो सोडियम ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकला है, ये आपका 2:1 एटॉमिक रेशियो है ना। एटॉमिक रेशियो बोल सकते हैं या नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो बोल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं, समझिए इस चीज़ को ध्यान से, अगर मैं मान रहा हूँ कि ये आपका क्या है 1 मोल है सोडियम ऑक्साइड, Na2O सोडियम ऑक्साइड का 1 मोल है ना, ये पूरा कंपाउंड का 1 मोल है। तो इस 1 मोल में क्या है आपका जी 2 मोल क्या है आपका Na है, और 1 मोल क्या है आपका जी 1 मोल क्या ऑक्सीजन है। तो कहने का सेंस हो गया इस कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे निकल के आया आपका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na और बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, मतलब मोल का रेशियो निकल कर के आया है ना, मोल का रेशियो निकल के आया। तो किसी भी कंपाउंड का इंपीरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए आपको वही मोल का रेशियो निकालना होगा। मोल का रेशियो बोल दीजिए या उसी को बोलते हैं एटॉमिक रेशियो भी, ठीक है ना। तो मोल का रेशियो निकालेंगे तो वो आपका एटॉमिक रेशियो ही देगा, ठीक है। तो बस हम लोग क्या करना है, हम लोग को बस इसका मोल का रेशियो निकालना है, तो वो हम लोग को आ जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। तो देखिए मास ऑफ क्रोमियम निकल के आ गया, तो बताइए मोल ऑफ Cr कितना हो जाएगा, तो 68.4 और डिवाइडेड बाई कितना आपका है जिप का, कितना है क्रोमियम का 52 ना, चलिए 52 है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँगा मोल ऑफ ऑक्सीजन की, तो कितना आपका हो जाएगा 31.6 और डिवाइडेड बाई 16, ठीक है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट, और ये आपका आएगा जी 1.2
1.98। ठीक है, इस तरह का आ गया है ना। तो ये आपका मोल का रेशियो आ गया, सॉरी मोल आ गया। अब रेशियो देखिए, रेशियो निकाल दीजिए, तो एटॉमिक रेशियो बोल दीजिए, एटॉमिक रेशियो बोल दीजिए, या फिर इसी को बोल दीजिए मोल रेशियो ऑफ एटम्स। तो क्या आपका आ जाएगा जी, CR/O2 है ना, CR नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CR/O2। तो कितना आपका आएगा 1.32 और डिवाइडेड बाई 1.98। अगर आप इसको कट करेंगे तो 2/3 आएगा। मतलब आपको क्रोमियम ऑक्साइड के कंपाउंड में क्रोमियम का नंबर कितना होगा जी, 2 होगा है ना, और ऑक्सीजन का नंबर कितना होगा, 3 होगा। तो Cr2O3 यही आपका क्या हुआ, इंपीरिकल फॉर्मूला निकल करके आ गया। अब ये अलग बात है कि आपका क्या होगा, इंपीरिकल फॉर्मूला जो आपका होगा वो इसका Cr2O3 सॉरी इंपीरिकल फॉर्मूला जो आपका होगा क्रोमियम ऑक्साइड का, वो क्या होगा, सेम होगा किससे जी, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से। ठीक है, क्लियर है, 100% क्लियर है। इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है फाइंड द इंपीरिकल फॉर्मूला ऑफ वेनेडियम ऑक्साइड इफ 2.73 ग्राम ऑफ कंपाउंड कंटेन्स 1.53 ग्राम ऑफ मेटल। समझिए, वेनेडियम का आपका क्या होता है, एटॉमिक मास 51 होता है और ऑक्सीजन का आपका क्या होता है, 16 होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ से देखिए तो आपका क्या है, मास ऑफ ऑक्साइड दे रखा है, मास ऑफ ऑक्साइड इक्वल टू 2.73 ग्राम। ठीक है ना, फिर मास ऑफ मेटल जो दे रखा है वो कितना आपका है जी, 1.53 ग्राम। तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आपका हो जाएगा जी, कुछ नहीं है, आराम से इसमें से सब्ट्रैक्ट करिए आप, तो कितना आएगा, यहाँ से आपका कैलकुलेट करने के बाद आपका आएगा 1.2 ग्राम। क्लियर है ना, 1.2 ग्राम, 20 ग्राम बोल सकते हैं। ठीक है, इस तरह का आ गया। अब देखिए सिंपल सा बात, वही चीज़ आपको मोल निकालना पड़ेगा जी। तो देखिए, तो मास ऑफ सॉरी मोल ऑफ वेनेडियम निकालिए। मेटल में आपका क्या है, वेनेडियम है ना, ठीक है ना। तो चलिए मोल ऑफ वेनेडियम निकालते, कितना आपका आएगा जी, 1.53 डिवाइडेड बाई 51, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.3 है ना, 0. क्या आपका आ जाएगा जी, 3 आ जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे आप कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप कैलकुलेट करते हैं मोल ऑफ ऑक्सीजन है ना, 1.2 डिवाइडेड बाई 16, तो यहाँ पे ये क्या आपका आ जाएगा जी, 0.075। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 0.03। क्लियर है, ये आपका हो गया। तो मोल निकल गया, तो आपका क्या होगा, मोल का रेशियो निकालेंगे तो यहाँ से आपका क्या होगा, निकल जाएगा। तो देखिए आपका नाउ एटॉमिक रेशियो इज इक्वल टू कितना आपका आ जाएगा जी। तो देखिए वेनेडियम बाय ऑक्सीजन वही निकालना होगा, तो 0.03 बाई 0.075। अगर आप यहाँ पे करते हैं डिवाइड, तो क्या आपका आ जाएगा जी 30/75। 30/75 मीन्स आपका क्या है, 2/5। ठीक है ना, 2/5 कट करके देख लीजिए। तो यहाँ से आपका एटॉमिक रेशियो 2/5 आ गया, मतलब कि आपका V2O5 आपका क्या होगा, इसका इंपीरिकल फॉर्मूला निकल करके आ जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, फाइंड द फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रेट ऑफ बेरियम क्लोराइड नोइंग दैट 36.6 ग्राम ऑफ साल्ट व्हेन रोस्टेड लूजेस 5.4 ग्राम ऑफ मास। कहने का सेंस आपका है कि आपको क्या करना है ना, बेरियम क्लोराइड का हाइड्रेटेड वाला क्रिस्टल का फॉर्मूला निकालना है। ठीक है ना, यहाँ पे बोला जा रहा है कि उस पूरे क्रिस्टल का मास जो है ना आपका 36.6 ग्राम आपका दिया हुआ है, और अगर उसको रोस्टेड करते हैं, गर्म करते, हीट करते हैं, तो उसमें से जो है ना आपका लूजेस 5.4 ग्राम ऑफ मास, मतलब 5.4 ग्राम मास लूज होता है। इस चीज़ को समझिए क्यों लूज होता है। अगर किसी भी सब्सटेंस को हीट करते हैं और उसका मास कुछ लूज होता है, तो कहने का सेंस कुछ तो ऐसा मास होगा जो गैसेस फॉर्म में उड़ जाता है ना, कुछ तो ऐसा मास होगा, कोई तो ऐसा सब्सटेंस होगा जो गैसेस फॉर्म में उड़ जाता है। और यहाँ पे पहले मेंशन कर रहा है आपका हाइड्रेट। हाइड्रेट कहने का सेंस होता है वाटर। ठीक है ना, वाटर। तो बेरियम क्लोराइड के साथ क्या होगा, वाटर आपका जुड़ा हुआ होगा, है ना, वाटर जुड़ा हुआ होगा। जैसे अगर इसको हीट करते हैं तो क्या होगा, वो आपका वाटर वेपर बन करके उड़ जाएगा, जिससे कि कितना आपका 5.4 ग्राम ऑफ मास का आपको लूज होगा। ठीक है ना, तो आप समझ गए कि मास ऑफ वाटर दे रखा आपका कितना जी, 5.4 ग्राम। ठीक है ना, तो यहाँ से समझ सकते हैं मास ऑफ वाटर जो हो गया इन कंपाउंड या क्रिस्टल बोल सकते हैं, इन क्रिस्टल हाइड्रेट कितना आपका हो जाएगा जी, तो 5.4 ग्राम है ना, 5.4 ग्राम आपका क्या होगा जी, मास ऑफ वाटर इन क्रिस्टल हाइड्रेट। क्लियर है, तो देखिए तब का क्या होगा, मास ऑफ कंपाउंड क्या आपका हो जाएगा जी, मास ऑफ कंपाउंड किसकी बात कर रहे हैं, बेरियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं, तो वो कितना हो जाएगा, पूरे के पूरे क्रिस्टल का मास कितना था 36.6, तो 36.6 और माइनस आपका 5.4, तो ये कितना आपका होगा 31.2 ग्राम आपका क्या होगा, ये आपका निकल के आ जाएगा मास ऑफ बेरियम क्लोराइड। लेट कर लीजिए ना सर, लेट कर लीजिए कि आपका क्रिस्टल जो आपका क्रिस्टल जो होगा वो कुछ इस फॉर्म का होगा,
कुछ इस फॉर्म का होगा BaCl2.XH2O, इस फॉर्म का आपका क्या होगा, क्रिस्टल होगा। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ से यही आपको निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। मुझे नहीं पता है कि कितना वाटर मॉलिक्यूल इससे आपका होगा चिपका हुआ, तो यही आपको क्या करना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। इस तरह के जो भी क्वेश्चंस हो गए उसमें आपका सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो आपका सारा का सारा क्वेश्चंस बन जाएगा। ठीक है, तो बेरियम क्लोराइड और .XH2 है, अगर मैं एक्स का वैल्यू निकाल लूँ तो हम लोग को निकल के आ जाएगा। तो देखिए समझिए इस चीज़ को, कोई भी वाटर मॉलिक्यूल आपका क्या होगा, इससे आके चिपकता है ना, इससे आके चिपकेगा। या मान लीजिए जब भी हाइड्रेटेड कंडीशन होगा तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स उसका क्या होता है, सेम होता है। समझिए जो भी इसके आगे लगा हुआ है ना, समझिए जो भी इसके आगे लगा हुआ है वो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ BaCl2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ H2, ऐसा बोल सकते हैं। और ये कॉन्सेप्ट आप सोच रहे हैं कि सर कहाँ से आ गया ये कॉन्सेप्ट, तो ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली आप लोग को अभी तक बताया नहीं है। आपको जस्ट ये आपका ये सेशन खत्म करेंगे इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला का सेशन, मतलब इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें आपको मैं बताऊंगा इसके जो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको PDF फाइल प्रोवाइड करूंगा, उससे जो भी कुछ डाउट्स आता है तो उसको मैं नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करूंगा। ठीक है ना, तो उसके बाद जो है ना नेक्स्ट सेशन में जो आएगा तो वही पे आपको ये इन सब कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे जो कि स्टैक्योमेट्री 2 कहलाता है वो। ठीक है ना, तो वहाँ पे हम लोग बताएंगे, उसका भी लगभग 4-5 वीडियो आएगा। देन आपका क्या होगा, पूरा का पूरा मोल कॉन्सेप्ट खत्म माना जाएगा, फिनिश माना जाएगा। क्लियर है, तो यही चीज़ आपका होता है कि जब भी कोई रिएक्शन करता है, कंबाइन करता है, तो हमेशा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम होता है। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम निकालने के लिए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को आप सही रूप से मतलब वो निकालने के लिए क्या करेंगे ना, देख लीजिए ध्यान से, जो भी इसका नंबर ऑफ मोल रहेगा उसमें आपको इसके स्टैक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड दे देना है। देखिए तो नंबर ऑफ मोल ऑफ BaCl2 और डिवाइड बाय इसका स्टैक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, नहीं कुछ लिखा हुआ है तो 1 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो आपका क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O और डिवाइड बाय इसका स्टैक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, x है ना। ठीक है ना, क्लियर है। तो ये आपका हो गया, यहाँ पे भी इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ BaCl2। कोई दिक्कत है, अब इधर उठा के इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना, और इसको उठा के उधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो x इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ BaCl2 इक्वल टू 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। तो अब देखिए यहाँ से आपका क्या होगा, x इंटू, है ना, x इंटू BaCl2 का नंबर ऑफ मोल, तो कैसे निकालेंगे, आपको मास दे रखा है और इसका मॉलिक्यूलर मास भी दे रखा है, तो कितना होगा आपका जी, तो 31.2 डिवाइडेड बाई 208.3। और यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 की बात कर लें आप, तो क्या आपका निकल जाएगा, क्या आ जाएगा जी, 5.4 डिवाइडेड बाई 18। अगर आप यहाँ से सब कुछ कैलकुलेट करते हैं तो x का वैल्यू आपको जो है ना वो 2 आ जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा जी, आपका 2 आ जाएगा। तो हो गया क्लियर, x का वैल्यू 2 निकल के आ गया, तो ये आपका क्रिस्टल का पूरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका जी, BaCl2.2H2O, यही क्या आपका हो गया, पूरे क्रिस्टल का फॉर्मूला हो गया। क्लियर है, 100% क्लियर है। तो इस तरह के भी जो भी क्वेश्चंस होंगे आपसे बन ही जाएंगे 100%। ठीक है ना, अगर नहीं बनते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे अनसॉल्व क्वेश्चन एंड सॉल्व क्वेश्चन दिए गए हैं, आप उसको प्लीज़ बनाइए और जितना जल्द से जल्द हो सके मुझे सेंड करिए। अगर आप मुझे आज सेंड करते हैं उसका सॉल्यूशन तो मैं कल डेफिनेटली इस जो भी आपका डाउट्स होगा उससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है ना, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।